नमस्कार सभी को। तो देखिए यहाँ पर हम लोग एनसीईआरटी क्लास 7th क्यूरियोसिटी के इम्पोर्टेंट नोट्स डिस्कस करेंगे। जो चैप्टर है वो है अर्थ, मून एंड द सन। 12 चैप्टर है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो इसमें क्या क्या डिस्कस करना है, मेनली हम लोग अर्थ के बारे, मून के बारे में और सन के बारे में डिस्कशन करने वाले हैं, और इससे रिलेटेड जो जो फिनोमेना होते हैं। यहाँ पर आप कुछ डायग्राम्स देख लीजिए, कुछ फिगर्स हैं जिसका आगे चल के काम आपको बहुत ज्यादा लगने वाला है। ये हमने ऐसे ही लगा दिए हैं। तो यहाँ से चैप्टर स्टार्ट होता है, रोटेशन ऑफ अर्थ। तो रोटेशन क्या होता है, सबसे पहले तो ये आपको जानना जरूरी है। जैसे आपने बॉल देखी होगी, एक एक्सिस होती है, इसको कहा जाता है एक्सिस। ठीक है। अपनी एक्सिस पे जब कोई चीज घूमती है अपनी ही जगह पे, तो उसको कहते हैं रोटेशन। ठीक है। तो स्पिनिंग जो होती है ऑफ एन ऑब्जेक्ट अबाउट इट्स ओन एक्सिस, तो अपनी एक्सिस पे जब ऑब्जेक्ट को स्पिन करता है तो उसको बोलते हैं रोटेशन। जैसे आप अर्थ के केस में देख सकते हैं, ये आपकी अर्थ है, और अर्थ में भी क्या दी गई है, एक एक्सिस दी गई है। ये आप देख सकते हैं डॉटेड से बना दी गई, ये एक्सिस है। ठीक है, इसको कहते हैं अर्थ की एक्सिस। और ये क्या कर रही है, अर्थ रोटेट करती अपनी जगह पे क्या करती है, स्पिन करती है। तो उसी को क्या कहेंगे, रोटेशन कहेंगे। अर्थ रोटेट्स ऑन इट्स एक्सिस विच पासेस थ्रू नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल। मतलब आप ये जो एक्सिस देख रहे हैं, यहाँ पे नॉर्थ पोल होगा। ठीक है। और ये आपका हो जाएगा साउथ पोल। तो एक्सिस नॉर्थ और साउथ पोल को मतलब टच करते हुए निकलती है, इमेजिनरी लाइन है ये। आगे देखिए क्या कहा गया, डायरेक्शन ऑफ अर्थ्स रोटेशन। अब ये जो अर्थ का रोटेशन हो रहा है वो किस डायरेक्शन में होता है, तो डायरेक्शन याद रखिएगा, वेस्ट से ईस्ट की तरफ अर्थ जो है वो रोटेट करती है। ठीक है। अब अगर मान लीजिए कोई पर्सन यहाँ नॉर्थ पोल के ऊपर बैठा हुआ है, तो इसको क्या दिखाई पड़ेगा, इसको दिखाई पड़ेगा कि जो अर्थ है वो एंटी क्लॉकवाइज ऐसे घूम रही है, मतलब एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में वो घूम रही है। वही चीज दी गई, व्हेन व्यूड फ्रॉम नॉर्थ पोल। तो जब नॉर्थ पोल से व्यू करेंगे तो अर्थ किस डायरेक्शन में घूमती दिखाई पड़ेगी, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में दिखाई पड़ेगी। लेकिन अगर मान लीजिए कोई साउथ पोल पे बैठा है, साउथ पोल से ऊपर है, और वहां से कोई अगर अर्थ को देखेगा घूमते हुए, तो वो कैसे घूमते दिखाई पड़ेगी, तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में वो घूमते दिखाई पड़ेगी। आगे बढ़ते हैं। देखिए आगे क्या कहा गया, टाइम टेकन फॉर वन रोटेशन। मतलब एक पूरा गोला घूमने में, एक पूरा स्पिन होने में कितना टाइम लगता है, ये लगते हैं 24 आवर्स। ठीक है। तो एक कंप्लीट रोटेशन में किसको लगते हैं, ये अर्थ की बात हो रही है, तो अर्थ को 24 आवर्स लगते हैं एक पूरा रोटेशन कंप्लीट होने में। और ज्यादा एक्यूरेट अगर वैल्यू देखी जाए तो 23 आवर्स लगते हैं, 56 मिनट लगते हैं और 4 सेकेंड लगते हैं। ये ज्यादा एक्यूरेट वैल्यू है। कहने का मतलब ये है कि अप्रोक्सीमेट 24 आवर्स लगते हैं, लेकिन ये एक्यूरेट वैल्यू होती है। अब बात आती है जो अर्थ का रोटेशन है, इससे क्या क्या इफेक्ट होता है, क्या क्या चीजें होती हैं। तो अर्थ के रोटेशन से पहला तो ये है, डे और नाइट होता है। मतलब दिन और रात जो हो रही है उसके पीछे जो रीजन है वो अर्थ का रोटेशन है। अब अर्थ का रोटेशन कुछ इस तरीके से, मान लीजिए सनरेज, सन इधर था तो सन की रेज इधर से आ रही थी, और जहां पड़ रही होंगी वहां क्या हो जाएगा, डे हो जाएगा, क्योंकि उधर लाइट है तो डे हो जाएगा। अब ये अर्थ पूरा घूम जाएगा, तो जो घूमेगा और मतलब पीछे की ओर क्या होगी, अभी नाइट होगी। ठीक है। तो हो सकता है 12 घंटे बाद ये जो पूरा अर्थ है पूरा चक्कर लगा के जो नाइट थी जहां पर, वहां डे हो जाएगा, और जहां डे है वो नाइट में चला जाएगा। आगे बढ़ते हैं, एपरेंट मूवमेंट ऑफ द सन। तो एपरेंट मूवमेंट ऑफ द सन पे भी है। तो इसमें मेनली ये है कि जो सन हम लोग को मूव करता हुआ दिखाई पड़ता है, मेनली सन नहीं मूव कर रहा होता है, अर्थ जो है वो रोटेट कर रही होती है। अर्थ के रोटेशन की वजह से हम लोग को एपरेंट दिखाई पड़ता है, मतलब अपीयर करता है कि सन मूव कर रहा है। और क्या दिखता है कि सन अपीयर करता है कि वो ईस्ट से उगता है, राइज करता है, और वेस्ट में वो सेट हो जाता है, जाके डूब जाता है। ठीक है। मूव अक्रॉस दी स्काई, और पूरे स्काई में आप देखेंगे तो ऐसे करके वो घूमता है। तो ईस्ट से मान लीजिए वो राइज कर रहा था और ऐसे ऐसे पूरा चक्कर लगाएगा और यहाँ पे आके डूब जाएगा, तो वेस्ट में जाके डूब जाएगा। लेकिन असलियत क्या है कि सन नहीं घूम रहा होता है, घूम कौन रही है, अर्थ घूम रही है, उसकी वजह से वो अपीयर करता है। दिस इज नॉट एक्चुअल मूवमेंट ऑफ सन बट ड्यू टू अर्थ रोटेशन। तो ये एक्चुअल मूवमेंट नहीं होता सन का, ये मेनली क्या है, अर्थ की रोटेशन है जो हम लोग को अपीयर करती है कि सन मूव कर रहा है। सनराइज इन द ईस्ट वाई। अब देखिए क्वेश्चन में पूछा गया कि जो सनराइज होता है, सूरज जो उगता है वो किधर से उगता है, ईस्ट से। ऐसा क्यों होता है। देखिए अर्थ का जो रोटेशन होता है ये वेस्ट से ईस्ट की तरफ होता है। ठीक है। तो अर्थ जो है वेस्ट से ईस्ट की तरफ घूमती है, जैसे इधर वेस्ट हो गया और इधर ईस्ट हो गया, तो अर्थ जो है वेस्ट से ईस्ट की तरफ घूमेगी। तो क्या होता है, ईस्टर्न प्लेसेस रिसीव सनलाइट अर्लियर। तो इससे होता क्या है कि जो ईस्टर्न प्लेस होंगे, मतलब ईस्ट में जो जगह होगी, वहां सनलाइट पहले पहुंच जाती है। इसीलिए कहते हैं कि जो सनराइज होता है वो किधर से होता है, ईस्ट से होता है।
एग्जाम्पल दिया गया मेरी गो राउंड एनालॉजी जो है इसमें एग्जाम्पल है। एग्जाम्पल में आगे बढ़ते हैं। ऑब्जेक्ट अपीयर टू मूव अपोजिट टू डायरेक्शन इन विच वी रोटेट। ठीक है, बहुत सिंपल सी चीज दी गई है कि जैसे मान लीजिए कोई यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट, यहाँ पे कोई मान लीजिए खड़ा होके देख रहा है, ठीक है, और ये मान लीजिए कोई झूला है। इस झूले में अगर मान लीजिए आप ऐसे करके घूम रहे हैं, ऐसे करके घूम रहे हैं, तो आपको ये पर्सन जो है वो उल्टा घूमता दिखाई पड़ेगा। ठीक है, तो वही चीज बताई गई है। तो इसीलिए अगर आप देखेंगे वेस्ट से ईस्ट जो है हमारी अर्थ रोटेट करती है, इसी वजह से ईस्ट की तरफ पहले सन दिखाई पड़ता है। सिमिलरली द सन अपीयर्स टू मूव बिकॉज अर्थ इज रोटेटिंग। तो सन अपीयर करता है मूव करता हुआ क्योंकि अर्थ जो है वो रोटेट कर रहा है। अब बात आते हैं डे नाइट साइकिल पे। डे नाइट साइकिल में देखिए क्या है, टॉर्च एंड ग्लोब कॉन्सेप्ट लिया गया है। सनलाइट ऑलवेज फॉल्स ओनली ऑन द हाफ ऑफ द अर्थ एट अ टाइम। तो जैसे मान लीजिए यहाँ पर सन है, ये सन हो गया, ठीक है, और ये मान लीजिए अर्थ है, ठीक है, ये अर्थ हो गया। अब सन की जो लाइट पड़ रही होगी वो केवल हाफ अर्थ पे पड़ती है, पूरे अर्थ पे नहीं पड़ती है। मतलब इस साइड क्या होगा, नाइट हो जाएगी, इस साइड क्या हो जाएगा, डे हो जाएगा। ठीक है, एज अर्थ रोटेट्स, तो अर्थ के रोटेशन पे क्या होगा, प्लेस मूव फ्रॉम लाइट डार्कनेस। लाइट जो लाइट की तरफ था, तो जहां पहले लाइट थी वहां जब ये अर्थ रोटेट करेगा तो उधर डार्कनेस हो जाएगी। फिर अर्थ रोटेट करेगा, मतलब अर्थ तो लगातार ही रोटेट कर रहा है, तो पहले लाइट आएगी, फिर डार्कनेस, फिर लाइट, मतलब ये साइकिल जो है कंटिन्यूअसली चलती रहेगी। और इसी वजह से आप देखते हैं कॉजेज सनराइज और सनसेट लगातार होता रहता है। आगे बढ़ते हैं, पोल स्टार क्या होता है इसको थोड़ा सा देख लेते हैं। इसको ध्रुव तारा भी कहा जाता है। तो पोल स्टार क्या है, अपीयर्स नियरली स्टेशनरी, मतलब ये हमेशा इसकी पोजीशन क्या होती है, फिक्स्ड जगह पे आपको दिखाई पड़ेगी। ठीक है, तो इसकी पोजीशन आपको हमेशा फिक्स्ड दिखाई पड़ती है, यही क्या है, पोल स्टार है। इसको हिंदी में ध्रुव तारा भी कहा जाता है। अर्थ एक्सिस पॉइंट ऑलमोस्ट डायरेक्टली टुवर्ड्स इट। तो जो अर्थ की एक्सिस है, अभी आपने अर्थ की एक्सिस देखी थी, तो जो अर्थ की एक्सिस होती है ये जो हमेशा पॉइंट करती है, किधर की ओर पॉइंट करती है, पोल स्टार की तरफ पॉइंट करती है। ठीक है, तो इसीलिए पोल स्टार से हम लोग नॉर्थ डायरेक्शन आसानी से जान सकते हैं किधर होगी। अब बात करते हैं बिग डिपर या सप्तर्षि की बात करी जाए, ये क्या होता है। तो मतलब ये एक तरीके का कॉन्स्टिलेशन है, अपीयर्स टू मूव अराउंड दी पोल स्टार। तो ये मूव करता हुआ दिखाई पड़ता है पोल स्टार के अराउंड। दिस अपरेंट पोजीशन इज ड्यू टू अर्थ रोटेशन। और जो अपरेंट पोजीशन दिखाई पड़ रही है, अपरेंट मोशन जो दिखाई पड़ रहा है, ये किसकी वजह से दिखाई पड़ता है, अर्थ के रोटेशन की वजह से दिखाई पड़ता है। अब बात आती है स्टार ट्रेल्स क्या होते हैं। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं स्टार ट्रेल्स हैं ये। लॉन्ग एक्सपोजर फोटोज शो स्टार्स एज सर्कुलर आर्क। मतलब अगर हम लोग लॉन्ग एक्सपोजर की फोटोज लेते हैं तो स्टार जो है वो भी हम लोग को घूमता हुआ ऐसे ऐसे घूमता हुआ दिखाई पड़ेगा, तो वो उनके ट्रेल्स दिखाई पड़ रहे हैं। अब लॉन्ग एक्सपोजर का मतलब ये है कि एक दिन की फोटो नहीं है, कई दिनों की फोटो, कई रातों की फोटो ली गई है, तो हम लोग को जो स्टार है वो कुछ इस तरीके से घूमता हुआ दिखता है। और इससे भी ये पता चलता है कि जो अर्थ है वो घूम रहा है, स्टार नहीं घूमते। स्टार अपनी जगह पे फिक्स है फिलहाल अर्थ के कंपैरिजन में, लेकिन अर्थ जो है वो घूम रहा है, इसीलिए स्टार ट्रेल्स का फॉर्मेशन होता है। अब बात करते हैं एंशिएंट इंडियन कॉन्ट्रीब्यूशन क्या रहा है। इस जो हम लोग ने पूरी बातें करी उसमें हमारे जो पुराने लोग थे, जो हमारे बहुत पुराने, मतलब कह सकते हैं बहुत वैज्ञानिक लोग थे, बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे लोग थे, उन्होंने कौन-कौन सी खोज करी है। तो जैसे आर्यभट्ट के बारे में आपने सुना होगा, इन्होंने अर्थ के रोटेशन के बारे में बहुत पहले ही बता दिया था अपनी किताब आर्यभट्टियम में, आर्यभट्टिया में। ठीक है, कंपेयर्ड अर्थ मोशन टू अ मूविंग बोट। इन्होंने अर्थ के मोशन को एक मूविंग बोट के साथ कंपेयर किया था। मेकिंग स्टेशनरी ऑब्जेक्ट अपीयर टू मूव। और मतलब ये प्रूव किया था कि जो स्टेशनरी ऑब्जेक्ट होते हैं वो भी हम लोग को चलते हुए दिखाई पड़ते हैं। जैसे आपने देखा होगा, जैसे मान लीजिए आप ट्रेन पे बैठ के जा रहे हैं, ठीक है, और बाहर कोई पेड़ लगा हुआ है, और जब ट्रेन आगे चल रही होती है तो हम लोग को क्या लगता है, पेड़ जो है वो पीछे की ओर जा रहा है। तो पेड़ जो था वो तो रेस्ट में था, लेकिन फिर भी ये क्या अपीयर कर रहा है कि ये मोशन में आ गया। तो वही चीज यहाँ पर बताई गई है। आगे बढ़ते हैं, रिवोल्यूशन ऑफ अर्थ पे आते हैं। रिवोल्यूशन क्या होता है, रिवोल्यूशन का मतलब क्या होता है। तो देखिए जैसे आपने भी रोटेशन देखा, रोटेशन अपनी एक्सिस पे होता है। अब रिवोल्यूशन क्या है, पहले यहाँ डायग्राम में आपको बता देते हैं। जैसे बीच में सन है और अर्थ जो है अपनी एक्सिस पे तो घूम रहा होता है, स्पिन कर रहा होता है, लेकिन वो इस तरीके से चक्कर भी लगा रहा होता है। ठीक है, सन के चक्कर भी लगा रहा होता है। जैसे आपने 7 फेरे देखे होंगे,
तो जब कोई 7 फेरे ले रहा होता है तो वो मेनली क्या कर रहा है, उस अग्नि के अराउंड रिवॉल्यूशन कर रहा है। तो इसी तरीके से अर्थ का भी है, ठीक है। तो रिवॉल्यूशन क्या होता है? रिवॉल्यूशन इज मूवमेंट ऑफ एन ऑब्जेक्ट अराउंड अनदर ऑब्जेक्ट। तो कोई भी ऑब्जेक्ट है, ये किसी दूसरे ऑब्जेक्ट के अराउंड जब मूव करता है तो उसको क्या कहते हैं? रिवॉल्यूशन कहते हैं। जैसे अर्थ है, अर्थ रिवॉल्व करता है किसके अराउंड? सन के अराउंड अर्थ जो है वो रिवॉल्व करता है। लेकिन अगर अर्थ देखा जाए, अर्थ के अराउंड कौन रिवॉल्व करता है? तो अर्थ के अराउंड मून रिवॉल्व करता है। तो ये भी बात आप याद रखिएगा, ठीक है। तो जैसे यहाँ पर देखिए दे दिया गया है आपको डायग्राम में कि पहले अर्थ यहाँ पे था, फिर देखिए अर्थ रिवॉल्व करके यहाँ पहुंचा, फिर यहाँ पहुंचा, फिर इधर पहुंचा। तो इस तरीके से अर्थ का ये रिवॉल्यूशन होता रहता है। अब बात आती है ऑर्बिट क्या होती है, ठीक है। पाथ फॉलोड बाय अर्थ अराउंड द सन इज कॉल्ड एन ऑर्बिट। अब देखिए जब ये अर्थ जो है जब ये घूम रहा है तो एक सर्कुलर पाथ या एक इलिप्टिकल पाथ, ये तो फिलहाल सर्कुलर दिखाया गया है, लेकिन जो पाथ होता है कैसा होता है इस अर्थ का? वो इलिप्टिकल होता है। इलिप्टिकल पाथ होता है, इलिप्स की तरह ऐसे होता है, ऐसे घूमता है, ठीक है। इलिप्टिकल अंडेकार की तरह होता है, ठीक है। तो इस पाथ को ही क्या कहते हैं? ऑर्बिट कहते हैं। ऑर्बिट इज नियरली सर्कुलर। तो नियरली सर्कुलर दिया जाए या आगे चल के आप पढ़ेंगे इलिप्टिकल, ठीक है। इलिप्टिकल ऑर्बिट में अर्थ का रिवॉल्यूशन होता है सन के अराउंड। कितना टाइम लगता है अर्थ को घूमने में, एक पूरा चक्कर लगाने में? तो 365 डेज पूरे लगते हैं और 6 घंटे और लगते हैं। तो 365 डेज तो लगते ही हैं एक पूरा चक्कर लगाने में, और साथ ही साथ 6 घंटे और लगते हैं। इसीलिए आप देखेंगे 6 into 4 मतलब 24 आवर कितने और साल में, कितने साल में कंप्लीट हो रहा है? 4 साल में। इसीलिए हर 4 साल पे क्या आता है? एक लीप ईयर आता है, मतलब एक साल एक दिन बढ़ जाता है, ठीक है। बाकी हर साल आप देखेंगे 365 डेज का होता है, लेकिन जो लीप ईयर वाला ईयर होता है वो 366 डेज का होता है। क्यों होता है? क्योंकि 6 घंटा लगातार एक्स्ट्रा था, तो 6 6 6 6 करके 4 साल में उसने एक दिन कंप्लीट कर लिया, तो इसीलिए लीप ईयर 366 डेज का होता है। तो लीप ईयर इसीलिए हर 4 साल में एक बार आता है। चेंजिंग नाइट स्काई थ्रू द ईयर। अब यहाँ पर एक चीज और दी गई है कि रिवॉल्यूशन से क्या क्या होता है। तो ड्यू टू अर्थ रिवॉल्यूशन वी फेस डिफरेंट डायरेक्शंस इन स्पेस। और इसी अर्थ के रिवॉल्यूशन की वजह से हम लोग स्पेस जो होता है, अलग अलग स्पेस को भी देखते हैं। मतलब अगर कोई स्टार आज कहीं पे है तो हो सकता है कल वो, हो सकता है दूसरी जगह दिखाई पड़े, परसों थोड़ी सी और उसकी जगह बदल जाए। तो वो किस वजह से हो रहा था? वो इस वजह से हो रहा था क्योंकि अर्थ अपनी पोजीशन को ही चेंज कर दे रहा है, ठीक है। इस वजह से हम लोग को डिफरेंट डायरेक्शन, मतलब फेस हम लोग करते हैं स्पेस की, मतलब स्पेस की तरफ अलग अलग डायरेक्शंस में पहुंच जाते हैं। हेंस डिफरेंट कॉन्स्टिलेशंस। और क्या होगा इससे? अलग अलग कॉन्स्टिलेशंस। हम लोग को ग्रुप, कॉन्स्टिलेशन क्या होता है? ग्रुप ऑफ स्टार्स होते हैं। तो इसीलिए हम लोग को अलग अलग ग्रुप ऑफ स्टार्स देखने को मिलते हैं स्पेस में। मतलब ऊपर देखेंगे तो हो सकता है आज कोई और आपको कॉन्स्टिलेशन देखने को मिले, अगले महीने हो सकता है कोई और कॉन्स्टिलेशन देखने को मिले। एग्जाम्पल ओरियन विजिबल इन विंटर। तो इस समय अगर आप देखेंगे, इस समय जनवरी का टाइम चल रहा है, ठीक है। तो जनवरी का टाइम हो गया, दिसंबर का टाइम हो गया, नवंबर का टाइम हो गया। तो इस समय आप कौन सा देख सकते हैं? तो ओरियन आप देख सकते हैं। ओरियन आप कॉन्स्टिलेशन इस समय देख सकते हैं। लेकिन अगर आप समर में देखेंगे, गर्मियों में देखेंगे तो आपको सप्तऋषि दिखाई पड़ेगा, ठीक है। तो अगर आप गर्मियों में देखेंगे तो आपको सप्तऋषि दिखाई पड़ेगा। सीजन्स ऑफ द अर्थ। तो सीजन्स क्या क्या होते हैं? अर्थ मतलब जो हमारे सीजन्स होते हैं वो कौन कौन से होते हैं, कैसे आते हैं, ये बताया गया है। तो देखिए सीजन आप मेनली देखेंगे तो हॉट होता है, ऑटम होता है, मतलब समर, ऑटम, विंटर, स्प्रिंग, ऐसे करके 4 सीजन होते हैं। सीजन के पीछे जो रीजन है वो मेनली टिल्ट है, ठीक है। तो व्हाई डू सीजन अकर्स? तो ये सीजन क्यों होता है? तो सीजन अकर ड्यू टू, तो पहला तो टिल्ट की वजह से। हमारी जो अर्थ है वो 23.5 डिग्री पे टिल्टेड है, मतलब ऐसे झुकी हुई है, ठीक है। ये ऐसे आप समझ लीजिए, ये आपकी अगर सीधी एक्सिस हो गई ये वाली, फिर से बना देते हैं इसको, थोड़ा गंदा डायग्राम बन गया, वैसे इसमें बना ही हुआ है, इसमें ही दिखा देते हैं। जैसे मान लीजिए ये आपकी जो एक्सिस है, ठीक है, ये देखिए ये आपकी जो एक्सिस दिखाई गई है, ये एक्सिस है मान लीजिए, ठीक है। और ये जो होगी ये आपका नॉर्थ पोल और साउथ पोल को ज्वाइन, मतलब ऐसे ज्वाइन कर रहा है सीधा। तो ये जो एंगल है ये 23.5 डिग्री का एंगल होता है, 23.5 डिग्री का ये एंगल होता है। यहाँ पे फिलहाल दो केस दे दिए गए हैं, गर्मी का और एक ठंडक का केस दे दिया गया है। जैसे यहाँ पर मेनली बताने की कोशिश करी गई है कि जून के केस में,
जो हेमिस्फेयर है ये इसके ऊपर वाला जो हेमिस्फेयर है यहाँ पे, इसको बोलेंगे नॉर्दर्न हेमिस्फेयर। ठीक है। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं जून के केस में जो डायरेक्ट रेज गिर रही है किस पे गिर रही है, नॉर्दर्न हेमिस्फेयर पे गिर रही है, इसीलिए नॉर्दर्न हेमिस्फेयर पे क्या होगी, गर्मी होगी। तो हम लोग इंडिया में रहते हैं और इंडिया आपको पता होगा नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में आता है, तो इंडिया में गर्मी कब होती है, जून में होती है। इसी तरीके से अगर आप दिसंबर देखेंगे तो दिसंबर में सन यहाँ पहुंच चुका है, तो अर्थ का टिल्ट जो है वो किधर की ओर आ गया है, अर्थ का टिल्ट इस केस में जो है वो मतलब पलट गया है और वो किसकी तरफ आ गया है, मतलब सदर्न हेमिस्फीयर की तरफ आ गया है। अब वो जो केस है बदल दिया गया है। ठीक है। अब आपको क्या देखना पड़ेगा, अब आपको ये वाला देखना पड़ेगा, ये वाला देखना पड़ेगा, ये वाला केस आपको दिखाया गया है। तो इसमें जो हीट गिर रही है ज्यादातर वो किस पे गिर रही है, सदर्न हेमिस्फीयर वाले पे गिर रही है। तो दिसंबर में अगर आप देखेंगे तो समर कहाँ होगी, सदर्न हेमिस्फीयर में जो कंट्रीज हैं जैसे न्यूजीलैंड हो गया, ऑस्ट्रेलिया हो गया, तो वहां पर जब दिसंबर होता है, जनवरी होता है, नवंबर होता है, उस समय क्या हो रही होती है, समर हो रही होती है, क्योंकि वो सदर्न हेमिस्फीयर में लाई करता है। तो मेनली स्फेरिकल शेप ऑफ अर्थ की वजह से भी अगर आप देखेंगे तो सीजन आते हैं। रेवोल्यूशन ऑफ द अर्थ अराउंड द सन, ये तो तीन वजह हैं जिसकी वजह से आप सीजन्स देख सकते हैं। तो पहला मेन रीजन होएगा टिल्ट, दूसरा दूसरा हो जाएगा स्फेरिकल शेप और तीसरा हो जाएगा रिवोल्यूशन अराउंड दी सन। ये तीन रीजन है जिसकी वजह से अलग अलग सीजन्स हम लोग को देखने को मिलते हैं। तो ये तीनों रीजन्स आप याद रखिएगा। हाँ, अगर आपसे डिस्टेंस पूछी जाए कि डिस्टेंस से क्या मतलब सीजन्स चेंज हो सकते हैं, तो डिस्टेंस जो है वो सीजन को आइडेंटिफाई नहीं करने में मदद करेगी, क्योंकि अगर आप देखेंगे तो सन जो है सबसे पास में होता है जनवरी में, अर्थ के सबसे पास होता है जनवरी में। लेकिन इस समय जनवरी चल रही हो, आप देख सकते हैं इस समय क्या है, विंटर है कहाँ पर, इंडिया में। ठीक है। तो इस समय सन तो सबसे पास है लेकिन विंटर है कहाँ पर, इंडिया में। तो ये चीज कहना गलत है कि अर्थ और सन की जो डिस्टेंस है वो सीजन्स को चेंज करने में मदद करती है, बिल्कुल गलत है। ये जो तीन रीजन है यही केवल सीजन्स पे चेंजेस लेके आएंगे, सीजनल वेरिएशन लेके आते हैं, टिल्ट, स्फेरिकल शेप और रिवोल्यूशन। आगे बढ़ते हैं। समर जो है वो मतलब नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में समर कब होती है, जून में होती है। और क्यों होती है, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर टिल्टेड टुवर्ड्स द सन। तो देखिए जिस भी हेमिस्फीयर की टिल्टिंग सन की तरफ होगी वहां पर क्या हो जाएगी, समर हो जाएगी। अब नॉर्दर्न हेमिस्फीयर था ये सन की तरफ टिल्टेड था, तो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में समर हो गई। अगर सदर्न हेमिस्फीयर सन की तरफ टिल्टेड होता तो सदर्न हेमिस्फीयर पे क्या हो जाती, समर हो जाती। तो अर्थ की टिल्टिंग किसकी तरफ है, मतलब अर्थ की टिल्टिंग जो है मतलब जो सन सन की तरफ अर्थ की टिल्टिंग नॉर्दर्न हेमिस्फीयर की है, तो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर पे गर्मी हो जाएगी। अगर सदर्न हेमिस्फीयर टिल्टेड है सन की तरफ, तो सदर्न हेमिस्फीयर में गर्मी हो जाएगी, ऐसे आप समझ लीजिए। क्योंकि होगा क्या, सनरेज जो है वो ज्यादा डायरेक्टली गिरेंगी उस हेमिस्फीयर पे, स्प्रेड ओवर स्मॉलर एरिया पे स्प्रेड होंगी। अब स्मॉलर एरिया पे अगर ज्यादा हीट गिरेगी तो वो ऑब्वियस सी बात है, वो रीजन जो है बहुत ज्यादा गर्म हो जाएगा। इस केस में क्या होता है, डेज जो होंगे समर में लॉन्गर होते हैं, नाइट्स जो होती हैं वो छोटी होती हैं। अब ऐसा नहीं है कि घंटे बदल जाएंगे, केवल ऐसे समझ लीजिए कि जो सन रेज रहेगी या सनलाइट जो रहती है वो ज्यादा टाइम तक रहती है। जैसे आप गर्मियों में ही देखते होंगे 5 बजे 5:30 बजे मान के चलिए सुबह हो जाती है, सूरज निकल आता है, और 7:30 बजे तक आप देखेंगे, 7:30 PM तक आप देखेंगे तो सूरज उगा रहता है, फिर वो डूब रहा होता है। लेकिन अगर आप जाड़े में देखेंगे तो जाड़े में 7 बजे सुबह होती है। ठीक है, 7 बजे सुबह होगी और हो सकता है 5:30 बजे या 5 बजे ही आपका रात होने लग जाए। तो ये दोनों बातें आप याद रखिएगा। तो आप ड्यूरेशन देख सकते हैं, यहाँ पर जो डे का ड्यूरेशन है वो इतना लंबा है यहाँ से यहाँ तक, और जाड़े में डे का जो ड्यूरेशन है वो छोटा हो गया। इसीलिए कहा गया है गर्मियों में जो दिन है वो लंबा होता है और रात जो होती है वो छोटी होती है, जाड़े में इसी का उल्टा होता है। ठीक है। अब आप यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पर आपको ज्यादा अच्छे समझ में आ जाएगा। जैसे मान लीजिए सन है, ठीक है। अब ये जो आपको हेमिस्फेयर दिखाई पड़ रहा है, ये आपका नॉर्दर्न हेमिस्फेयर है। अब आप देखिए यहाँ पर नॉर्दर्न हेमिस्फेयर पे डायरेक्ट सनरेज गिर रही है कि नहीं गिर रही है, बिल्कुल गिर रही है डायरेक्ट सनरेज नॉर्दर्न हेमिस्फेयर पे। इसीलिए ये जो पोर्शन होगा यहाँ पर जितनी भी कंट्रीज होंगी नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में, वहां सब क्या हो जाएगा, समर हो जाएगा। ठीक है। और ये जो सदर्न हेमिस्फेयर था यहाँ पे जितनी भी कंट्रीज होंगी,
यहाँ पे डायरेक्ट सनरेज नहीं गिरेंगी। अब आप ये मत सोचिएगा लाइट, ये मत सोचिएगा यहाँ पर डायरेक्ट सनरेज नहीं गिर रही हैं, फिर भी यहाँ पे लाइट है, लाइट अलग चीज है। डायरेक्ट जो सनरेज होती हैं वो अभी किसकी तरफ है, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर की तरफ है, क्योंकि ये तो घूम के आगे आ ही जाएगा ना। ठीक है, ये तो घूम के आगे आ ही जाएगा, तो ये पीछे पहुंच जाएगा, तो इससे कोई ज्यादा अंतर नहीं पड़ना है। ठीक है, आपको केवल ये समझना है डायरेक्ट सनरेज किस पे गिर रही है, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर पे, तो यहाँ नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में समर है, और यहाँ क्या हो जाएगा, विंटर हो जाएगा। ठीक है, कहाँ विंटर है, सदर्न हेमिस्फीयर पे विंटर है। अब यहाँ पर आ जाइए, जस्ट इसके अपोजिट में आ जाइए, ये वाला, ये आपका इक्वेटर हो गया। ये जो आपकी जगह दिखाई पड़ रही है, ये क्या है, सदर्न हेमिस्फीयर है। अब आप क्या देख सकते हैं, डायरेक्ट जो सनरेज गिर रही है किस पे गिर रही है, सदर्न हेमिस्फीयर पे गिर रही है। तो सदर्न हेमिस्फीयर पे क्या हो गया, इस केस में हॉट हो गया, मतलब समर हो गई, और नॉर्दर्न हेमिस्फीयर पे क्या हो गई, विंटर हो गई। ठीक है, तो आप यही चीज समझ सकते हैं कि दिसंबर में नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में क्या होती है, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में क्या होगी, विंटर होगी, और इस समय आप विंटर देख भी सकते हैं। ठीक है, हम क्योंकि हम लोग नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में रहते हैं। और सदा जब जून जून की बात आएगी, 20 से 22 जून की जब बात आएगी, तो उस समय नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में क्या हो रही होगी, गर्मियां हो रही होंगी, जैसे गर्मी की छुट्टी होती है। ठीक है, और यहाँ पर अगर आप देखेंगे, ये जो दोनों केस होते हैं, एक वर्नल इक्विनॉक्स है, एक ऑटमनल इक्विनॉक्स है। तो सितंबर 22-23 के बीच में ऑटमनल इक्विनॉक्स आता है, और ये मार्च 20-21 मार्च के बीच में आपका वर्नल इक्विनॉक्स आता है। यहाँ पर क्या होता है, इस केस में दिन और रात दोनों बराबर होती है। ठीक है, यहाँ पर डे और नाइट जो होगी वो दोनों बराबर होगी, ना ज्यादा जाड़ा होगा और ना ही ज्यादा गर्मी होगी। ठीक है, मेनली इक्वेटर पे अगर आप देखेंगे, यहाँ पर जो सन होता है वो डायरेक्ट रेस किस पे दे रहा होता है, इक्वेटर पे दे रहा होता है, तो इक्वेटर पे बहुत गर्मी होती है, लेकिन नॉर्दर्न और सदर्न हेमिस्फीयर पे ना ज्यादा गर्मी होगी ना ज्यादा जाड़ा होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए भाई, विंटर की बात करी गई है, तो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर पे विंटर जो होगा वो कब होगा, दिसंबर में होगा। और अगर सदर्न हेमिस्फीयर में पूछा जाए कि सदर्न हेमिस्फीयर में जो विंटर होगा वो कब होगा, तो ये हो जाएगा जून में। ठीक है, तो ये दोनों बातें याद रखिएगा, मई जून जुलाई में क्या होता है, विंटर होता है, कहाँ पर, सदर्न हेमिस्फीयर में। तो आप केवल एक याद रखिए नॉर्दर्न हेमिस्फीयर का, क्योंकि नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में इंडिया है, तो इंडिया के कंपैरिजन में अगर आप याद रख लेंगे तो जस्ट इसका अपोजिट आपको सदर्न हेमिस्फीयर में देखने को मिलेगा। और क्यों विंटर होता है, क्योंकि जो सनरेज होती हैं वो टिल्टेड होती हैं अवे फ्रॉम द सन, मतलब वो टिल्टेड सनरेज अर्थ पे, मतलब उस रीजन पे गिर रही होती है, और सनरेज जो होंगी वो स्लांटेड होंगी, लार्ज एरिया पे क्योंकि गिर रही होंगी, और लार्ज एरिया पे जब स्लांटेड रेज गिरती हैं तो ऑब्वियस सी बात है, जो एनर्जी होगी, जो हीट होगी, वो भी क्या होगी, लेस होगी, हीट का कंसेंट्रेशन लेस होगा, तो वहां विंटर हो जाएगा। इस केस में जो डेज होते हैं, जो दिन होते हैं, वो छोटे होते हैं, और जो रातें होती हैं, मतलब नाइट्स जो होती हैं, वो लंबी होती हैं। ठीक है, बस ऑब्वियस सी बात है, दिन जब छोटा होगा तो रातें लंबी जरूर होंगी। ठीक है, ये विंटर सीजन कहलाता है। आगे बढ़ते हैं, अब कुछ स्पेशल डेज देख लेते हैं। स्पेशल डेज का मतलब है समर सॉलिसिटिस। अब समर सॉलिसिटिस जो है, ये सब चीजें जो है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर के रिस्पेक्ट में क्यों देखी आती है, क्योंकि ज्यादातर जो लैंड एरिया है वो कौन से रीजन में आता है, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में आता है। सदर्न हेमिस्फीयर में अगर आप देखेंगे, कुछ ही कंट्रीज आती हैं, कुछ ही रीजन आता है, बहुत ज्यादा रीजन आपका नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में ही आता है। इसीलिए ये सारे टर्म्स जो है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर के रिस्पेक्ट में ही दिए गए हैं। तो समर सॉलिसिटिस का मतलब ये है, ये 21 जून को होता है, और इस केस में क्या होगा, लॉन्गेस्ट डे होगा। कहां पर लॉन्गेस्ट डे होगा, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में लॉन्गेस्ट डे होगा। इसी तरीके से विंटर सॉलिसिटिस का मतलब क्या होता है, ये 22 दिसंबर को आता है, और मेनली इस दिन क्या होता है, सबसे छोटा दिन होता है, कहां पर, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में। ठीक है, लेकिन अगर आपसे पूछा जाए विंटर सॉलिसिटिस 22 दिसंबर को सदर्न हेमिस्फीयर पे क्या होगा, तो इस दिन लॉन्गेस्ट, शॉर्टेस्ट डे यहाँ पे था, तो लॉन्गेस्ट डे होगा यहाँ पर। ठीक है, तो लॉन्गेस्ट डे जो है वो सदर्न हेमिस्फीयर पे होगा। लेकिन आपको फिलहाल यही याद रखना है कि सबसे बड़ा दिन कब होता है, 21 जून को, इसको समर सोलिसिटिस कहते हैं। सबसे छोटा दिन कब होगा, 22 दिसंबर को, इसको विंटर सोलिसिटिस कहते हैं। और 21 मार्च और 23 सितंबर, ये दोनों इंपॉर्टेंट हैं, एक स्प्रिंग इक्विनॉक्स है और एक ऑटम इक्विनॉक्स है। तो स्प्रिंग इक्विनॉक्स जो है वो 21 मार्च को आ जाएगी। आप ऐसे याद रख सकते हैं, एसएम से याद रख लीजिए। ठीक है, एसएम का मतलब, एस से हो जाएगा स्प्रिंग, और एम से क्या हो जाएगा, मार्च। ठीक है, तो स्प्रिंग जो इक्विनॉक्स है वो मार्च में आती है, और ऑटमनल इक्विनॉक्स किस में आ जाएगी, सितंबर में आ जाएगी।
और इन दोनों दिनों में क्या होगा, डे और नाइट दोनों बराबर के होते हैं, ये बात याद रखिएगा। अब पोल और इक्वेटर पे आते हैं। पोल और इक्वेटर के केस में क्या चीज हमको देखने को मिलेगी, तो नॉर्दर्न पोल में अगर आप देखेंगे तो 6 महीने यहाँ पर दिन होती है और 6 महीने यहाँ पर रात होती है। चाहे नॉर्दर्न पोल में आप देखेंगे चाहे सदर्न पोल में देखेंगे, दोनों में केस सेम रहता है। बस ये है कि इन पोल्स पे कोई रहता नहीं है तो इसके बारे में बहुत ज्यादा हम लोग डिस्कशन नहीं करते हैं। बस याद रखिएगा 6 महीने वहां सूरज ही नहीं उगेगा और 6 महीने वो सूरज डूबेगा ही नहीं, तो 6 6 महीने का वहां दिन रात होता है। इक्वेटर के केस में क्या होता है, तो यहाँ पर हमेशा 12 घंटे का ही दिन होगा और 12 घंटे की रात होती है। ठीक है, तो इक्वेटर भी एक स्पेशल केस है, बात याद रखिए। ठीक है, यहाँ पे भी अलग अलग तरीके के आपको सीजन्स नहीं दिखाई पड़ेंगे, सिमिलर सीजन हमेशा आपको साल भर दिखाई पड़ता है। अब बात करते हैं ये इक्लिप्स क्या होते हैं। तो इक्लिप्स क्या है, ब्लॉकिंग ऑफ, अब इक्लिप्स का मतलब ग्रहण होता है। क्या होता है, ग्रहण होता है। जैसे आपने देखा होगा सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण, जिसको सोलर इक्लिप्स कहते हैं, लूनर इक्लिप्स कहते हैं, तो वही इक्लिप्स है। इसमें मेनली क्या है कि कोई ना कोई सन की लाइट को ब्लॉक कर दे रहा होगा। तो ब्लॉकिंग ऑफ सनलाइट ड्यू टू अलाइनमेंट ऑफ सन, अर्थ एंड मून। तो सन, अर्थ और मून के अलाइनमेंट की वजह से जब सनलाइट ब्लॉक हो जाती है तो उस फिनोमेना को इक्लिप्स कहा जाता है। ठीक है, आप फिलहाल डेफिनेशन याद रखिएगा। अब बात आती है सोलर इक्लिप्स क्या होती है, तो सूर्य ग्रहण की बात करी जाएगी। अब देखिए सूर्य पे कुछ इस तरीके का आपको डॉट दिखाई पड़ेगा, इसी को कहेंगे सूर्य ग्रहण। क्यों दिखाई पड़ेगा, अब आप देखेंगे कहाँ से, अर्थ से ही तो देखेंगे। तो जो मून था मान लीजिए यहाँ पे आ गया, अब जब मून यहाँ आ गया, आप सन को देख रहे हैं, तो मून की परछाई कहाँ पड़ती हुई आपको दिखाई पड़ेगी, इस जगह पे। ठीक है, तो मतलब ये वाली जो जगह होगी, यहाँ पर आपको एक डॉट ऐसा दिखाई पड़ जाएगा, आपको एक स्पॉट दिखाई पड़ जाएगा, तो यही क्या है, ग्रहण है, यही क्या है, इक्लिप्स है। तो सोलर इक्लिप्स कब हो रहा है, जब मून जो है ये किसके किसके बीच में आ गया, अर्थ और सन के बीच में आ गया। तो व्हेन डज इट अकर, व्हेन मून कम्स बिटवीन सन एंड अर्थ। तो जब मून आ जाएगा सन और अर्थ के बीच में, तब आपको सोलर इक्लिप्स दिखाई पड़ेगा। ये हमेशा किस दिन होगा, जब न्यू मून डे होगा, जब पूरा चांद निकला होगा तभी होगा। ठीक है, न्यू मून डे के दिन होता है, बात याद रखिएगा। ठीक है, न्यू मून डे के दिन होता है, पूरा चांद सब ना याद रखिए, न्यू मून डे के दिन ये होता है। ठीक है, अब यहाँ पर आप डायग्राम के थ्रू भी देख सकते हैं, हमने आपको बता ही दिया है कि डायग्राम के थ्रू भी आप इस चीज को समझ सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं टाइप्स के, किस किस तरीके के होते हैं सोलर इक्लिप्स। तो ऐसे टोटल सोलर इक्लिप्स है, तो पूरा जो चांद है वो देखिए छुप गया है सामने, मतलब पूरा जो सूरज है वो छुप गया है और चांद पूरा पूरा ब्लैक ब्लैक स्पॉट यहाँ पर दिखाई पड़ रहा है। तो ये क्या हो गया, ये हो गया टोटल सोलर इक्लिप्स। पार्शियल क्या है, कि सूरज निकला हुआ था, सूरज भी दिखाई पड़ रहा है और थोड़ा सा जगह देखिए उसने यहाँ घेर ली है, चांद ने छोटी सी जगह को घेर लिया है, तो ये पार्शियल सोलर इक्लिप्स है। ठीक है, तो मून का फुल्ली कवर सन, तो मून अगर पूरी तरीके से सन को कवर कर लेता है तो इसको टोटल सोलर इक्लिप्स कहते हैं। पार्शियल सोलर इक्लिप्स क्या है, कि एक पार्ट को केवल कवर कर पाया मून, तो उसको पार्शियल सोलर इक्लिप्स कहते हैं। वाई मून कैन कवर द सन, अब मून जो है वो मेनली सन को कवर क्यों कर पाता है, ये इसमें पूछा गया है। एपरेंट साइज, मतलब एपरेंट साइज जो है वो मैटर करता है। जैसे आपको पता होगा सन जो है बहुत दूर है, लेकिन फिर भी आप देखेंगे तो उसका साइज हम लोग को थोड़ा सा बड़ा दिखाई पड़ता है। लेकिन स्टार्स आप देखेंगे तो वो मून से बड़े हैं, लेकिन फिर भी हमको बहुत छोटे छोटे दिखाई पड़ते हैं। तो ये मेनली किस पे डिपेंड करता है, डिस्टेंस पे डिपेंड करता है। तो मून क्यों कवर कर सकता है सन को, क्योंकि एपरेंट साइज डिसाइड करता है कि कौन किसको कवर कर पाएगा। मून इज स्मॉलर, मून छोटा तो है लेकिन वो अर्थ के बहुत पास है, और अर्थ के पास है इसलिए हम लोग को बड़ा दिखाई पड़ता है, इसीलिए वो पूरा कवर कर लेता है। अब अगर आप सन को कभी देखिए और कभी आप मून को देखिए, ठीक है, तो मून के साइज और सन का साइज आपको बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं दिखाई पड़ेगा, जबकि सन जो है वो मून से बहुत बड़ा है। लेकिन है क्या, मून जो है वो अर्थ के पास में है तो ये बड़ा दिख रहा है, सन जो है दूर है तो वो छोटा दिख रहा है। तो मेनली यही आपको यहाँ पर समझना है। लेकिन जब भी आप सोलर इक्लिप्स देखते हैं तो कभी भी सन की तरफ डायरेक्टली नहीं देखना चाहिए, क्योंकि आपको पता होगा अल्ट्रावायलेट रेज यहाँ से आ रही होती हैं और ये आंखों को खराब कर सकती हैं, लेंसेस को खराब कर सकती हैं। यूज सोलर फिल्टर्स, प्रोजेक्शन मेथड्स होते हैं, सोलर फिल्टर्स होते हैं जिसको यूज करना चाहिए देखते समय। अब बात करते हैं लूनर इक्लिप्स की। लूनर इक्लिप्स जो है ये क्या होता है, तो ये कब होता है, तो पहले डायग्राम में समझ लेते हैं। लूनर इक्लिप्स मेनली क्या है, अब जो मून है इस पे ग्रहण हमको दिखाई पड़ेगा।
ठीक है, मतलब मून पे ऐसा कुछ दिखाई, जैसे मान लीजिए मून है तो ऐसा दिखाई पड़ेगा कि पहले इतना पार्ट ब्लैक हो गया, फिर इतना पार्ट ब्लैक हो गया, फिर इतना पार्ट ब्लैक हो गया, फिर पूरा पार्ट मून का ब्लैक हो गया, फिर हटने लग गया, तो इस तरीके से दिखता है। तो मून पे मेनली ग्रहण आ जाता है। और ये कब आएगा? जब अर्थ जो है वो किसके किसके बीच में आ जाए, सन और मून के बीच में आ जाए। ठीक है, अब इसमें होगा क्या? अब देखिए, हम मून को इधर से देख रहे हैं, मान लीजिए हम मून को ऐसे देख रहे हैं, और जब हम मून को देखेंगे तो ये जो मून कैसे दिखाई पड़ता है? मून तभी दिखाई पड़ता है जब सन की लाइट आती है, मून पे गिरती है, रिफ्लेक्ट होके हमारे आंखों पर पड़ती है। अब सन की लाइट तो आ रही थी, लेकिन देखिए उसको उसको ढक किसने दिया? अर्थ ने ढक दिया, तो सन की लाइट मून पे जा ही नहीं पाई। इस वजह से मून हम लोग को बिल्कुल ढका हुआ दिखाई पड़ता है। तो किसकी वजह से ढका हुआ दिखाई पड़ रहा है? अर्थ की वजह से दिखाई पड़ रहा है। तो अर्थ जो है वो बीच में आ गई किसके किसके? सन और मून के। इसी को कहते हैं क्या? लूनर इक्लिप्स। तो ये कब होगा? व्हेन अर्थ कम्स बिटवीन सन एंड मून। तो जब अर्थ सन और मून के बीच में आ जाएगा तो उसको क्या कहा जाएगा? लूनर इक्लिप्स कहेंगे। और ये कब होगा? फुल मून डे के दिन होगा। इसको पूर्णिमा भी कहते हैं। तो पूर्णिमा के दिन ही हमेशा लूनर इक्लिप्स होता है, और सोलर इक्लिप्स जो होगा वो अमावस्या के दिन ही होगा हमेशा। ये बात याद रखिएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो हमने आपको डायग्राम में समझा ही दी, ये बात समझ में आ गई होगी। इसके टाइप्स भी होते हैं, दो टाइप होते हैं। टोटल लूनर इक्लिप्स क्या होता है? मून फुल्ली इन अर्थ शैडो, जो मून है पूरी तरीके से ढक चुका है, अर्थ की पूरी पूरी शैडो मून पे गिर रही है। और इस केस में जो मून होगा वो रेड कलर का दिखाई पड़ेगा। कभी कभी इसको ब्लड मून भी कह दिया जाता है। ब्लड मून भी कह दिया जाता है। मेनली स्कैटरिंग फिनोमेना इसमें इन्वॉल्व होता है। स्कैटरिंग ऑफ लाइट फिनोमेना इन्वॉल्व होता है। बहुत ज्यादा आपको भी नहीं समझना है इसको। पार्शियल लूनर इक्लिप्स क्या होता है? क्योंकि एक पार्ट, थोड़ा सा पार्ट केवल मून का होगा जो कवर्ड होगा, बाकी पार्ट जो है वो उसमें मून आपको दिखाई पड़ रहा होगा। ठीक है, इसको आप नेकेड आइज से देख सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं होती। कोई ऐसी यूवी राइज, मतलब कोई अल्ट्रावायलेट रेज, कोई ऐसी हार्मफुल रेज नहीं आ रही होती है जो आंखों को खराब कर दें। अब यहाँ पर देखिए कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट दिए गए हैं। कोडाइकनल सोलर ऑब्जर्वेटरी जो है ये कहाँ पर लोकेटेड है? पलानी रेंज में लोकेटेड है, साउदर्न इंडिया में। कब स्टैब्लिश हुई थी? 1899 में। और यहाँ पर मेनली क्या है? एंड हैज प्रोवाइडेड डेटा अबाउट सन फॉर ओवर 100 ईयर्स। तो 100 साल से वो लगातार सन से रिलेटेड बहुत सारे डेटा हम लोग को प्रोवाइड कर रही है। इसको ऑपरेट कौन करता है? इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एस्ट्रोफिजिक्स बैंगलोर में जो है वो इसको ऑपरेट करता है। तो ये बात याद रखिएगा, पूछा जा सकता है आपसे कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एस्ट्रोफिजिक्स कहाँ पर है, तो ये बैंगलोर में है। अब एक साइंटिस्ट के बारे में भी जान लेते हैं। एम के वाइनू बप्पू इज ऑल्सो नोन एज फादर ऑफ मॉडर्न इंडियन एस्ट्रोनॉमी। तो मॉडर्न इंडियन एस्ट्रोनॉमी के फादर कहलाते हैं। ही लेड एफर्ट्स इन सेटिंग अप मेनी इंस्ट्रूमेंट्स एंड टेलीस्कोप्स इन इंडिया। इन्होंने बहुत सारे एफर्ट किए जिससे इंडिया में टेलीस्कोप इंस्ट्रूमेंट्स लगाए जा सके। जैसे एक टेलीस्कोप है जो मनोरा पीक नैनीताल पे उत्तराखंड में है, कवलूर तमिलनाडु में है ये। मतलब इन इन जगहों पे टेलीस्कोप्स लगे हैं, तो इन्हीं की हेल्प से ये चीज हो सकी है। द ऑब्जर्वेटरी एट कवलूर हैज बीन नेम्ड। तो कवलूर में जो ऑब्जर्वेटरी है वो इन्हीं के नाम पे रख दी गई है, इनको श्रद्धांजलि के रूप में। ही मेनली स्टडीड स्टार्स एंड इवन डिस्कवर्ड अ कॉमेट। तो इन्होंने स्टार्स के बारे में बहुत सारी पढ़ाई करी, एक कॉमेट भी इन्होंने खोज निकाला। ही ऑल्सो ट्रेवल टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड टू स्टडी सोलर इक्लिप्स। और यही तक नहीं, ये बहुत जगह जगह भी गए, अलग अलग पार्ट में गए वर्ल्ड के, और वहां पे उन्होंने जाके सोलर इक्लिप्स के बारे में बहुत ज्यादा रिसर्चेस करी। अब यहाँ पर कुछ की डिफरेंसेस देख लेते हैं सोलर और लूनर इक्लिप्स में क्या होता है। तो एक तरफ सोलर एक तरफ लूनर है। तो सोलर में क्या है? मून ब्लॉक्स दी सन। तो सोलर में क्या हो रहा था? जो मून था वो क्या हो रहा था? सन और अर्थ के बीच में आ जा रहा था। लूनर इक्लिप्स में क्या है? जो अर्थ है वो सन और मून के बीच में आ जा रहा है, तो अर्थ जो है ब्लॉक कर देता है मून को। ये कब होगा? न्यू मून के दिन होगा। न्यू मून का मतलब अमावस्या के दिन होगा। ठीक है, ये फुल मून के दिन होगा, मतलब पूर्णिमा के दिन होगा। ठीक है, अनसेफ टू वॉच डायरेक्टली, क्योंकि आपको बताया सोलर इक्लिप्स सन से अल्ट्रावायलेट रेज आती हैं जो आंखों को खराब कर सकती हैं। ये सेफ होता है। ये बहुत छोटे से एरिया में दिखाई पड़ता है, ये लार्ज एरिया में हमको दिखाई पड़ता है। अब यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट रिवीजन के नोट्स देख लेते हैं। यहाँ पर कहा गया अर्थ रोटेट करता है, इस वजह से डे और नाइट होती है। रिवॉल्व करता है अर्थ, इस वजह से सीजन होंगे, ईयर्स होंगे अलग अलग।
एक्सियल टिल्ट की वजह से, रिवोल्यूशन की वजह से भी सीजन होते हैं, मतलब सीजन के पीछे जो कारण है मेनली लिए दो कारण है, एक्सियल टिल्ट और रिवोल्यूशन। सन अपीयर्स टू मूव ड्यू टू अर्थ रोटेशन, तो अर्थ रोटेशन की वजह से ही क्या होता है, सन हम लोग को चलता हुआ दिखाई पड़ता है, मूव करता हुआ दिखाई पड़ता है, लेकिन असलियत क्या है, सन नहीं मूव कर रहा है, अर्थ मूव कर रही है। सोलर इक्लिप्स में क्या होता है, मून ब्लॉक करता है सन की लाइट को, और लूनर इक्लिप्स में क्या होता है, अर्थ ब्लॉक करता है सन की लाइट को। मतलब सन की लाइट ही हमेशा ब्लॉक हो रही होगी, क्योंकि कोई और लाइट देता नहीं है, लाइट देने का काम कौन करेगा, सन ही करेगा। तो कभी मून बीच में आ जाएगा, कभी अर्थ बीच में आ जाएगा। बस आप ये याद रखिएगा, सोलर के केस में क्या हो रहा है, लूनर के केस में क्या हो रहा है। तो इस तरीके से ये हमारा टॉपिक था जो हम लोग ने डिस्कस किया। इसके अलावा अलग अलग एमसीक्यूज हैं, नोट्स हैं जो प्लेलिस्ट में लगे हैं, आप जाके देख सकते हैं, अपना रिवीजन अच्छे से कर सकते हैं। बिल्कुल फिलहाल नहीं, थैंक यू वेरी मच, गुड बाय, जय हिंद।